सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ड्रैगन डरा या आगे बढ़ा। दरअसल आरोप है कि 5 मई को चीनी सेना भारतीय इलाके में घुस आई। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। इस बीच गलवान घाटी की झड़प में देश के 20 जवान कर्नल समेत शहीद भी हो गए। इसके बाद देश में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और फिर राम मंदिर भूमि पूजन मुद्दा बने रहे। 2 महीने बाद अचानक रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है जो यह बात स्वीकारता है कि चीनी सेना 5 मई से भारतीय इलाके में घुसी हुई है, खास तौर से गलवान घाटी, पेंगोस से गोगरा, हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में। हालांकि फिर रक्षा मंत्रालय ने वह डॉक्यूमेंट वेबसाइट से हटा दिया। देश अपेक्षा कर रहा है कि चीनी सेना भारतीय सेना क्षेत्र से बाहर जाएगी, पीछे हटेगी। वह तो पीछे नहीं हटी, पर एक डॉक्यूमेंट जो इस बात की पुष्टि करता था कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुई है, वो डॉक्यूमेंट वेबसाइट से जरूर हट गया। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। क्या कुछ ऐसा है जिसके संदर्भ में सरकार स्पष्ट तौर पर देश को बता नहीं पा रही है, या देश इसे समझ नहीं पा रहा है? कहां देश उलझा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मसले में, कहां देश उल्लास के वातावरण में डूबा हुआ है राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर। लेकिन असल बात जो जानने, समझने और महसूस करने की है कि देश की सीमाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञों से आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीमा पर है क्या, और उसको जानने बताने में देश की जनता और सरकार दोनों के बीच में अवरोध क्या है। लेकिन इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें और उन खास मेहमानों से हम आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वह विदुर नीति से लिया हुआ है। विदुर नीति के अंतर्गत कहा गया है कि महते योपकाराय नरस्य प्रभवत्रेय तेन वैरम समाराज्य दूरस्थोमीति नाश्वसेत। अर्थात शत्रु चाहे राज्य से बहुत दूर बैठा हो तो भी राजा को उससे सदा सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी भी चूक और उदासीनता राजा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। विदुर नीति के अंतर्गत जो ये कहा गया है, ये काल, समय, परिस्थिति से परे है। हर दौर में ये प्रासंगिक है। और वर्तमान दौर के संदर्भ में अगर बात करें तो देश के संदर्भ में यह कहने में किसी को भी गुरेज नहीं रहा कि भारत का नंबर 1 शत्रु चीन है। चीन से क्या कुछ चल रहा है, इसे जानने, समझने और सचेत रहने में ही इस देश का भला है। क्या देश की सरकार ऐसा कर रही है? क्या इस देश का संचालन जिन हाथों में है वह इस तथ्य को जानते हुए उस अनुसार कदम उठा रहे हैं? इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, रक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब भी होंगे, जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री हैं। साथ ही निशांत वर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। हमारे साथ में थोड़ी देर में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब भी होंगे। कर्नल दानवीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर सिंह ने लंबे समय तक सेना में सेवाएं दी और वर्तमान में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक मैगजीन के एसोसिएट एडिटर भी हैं। हमारे साथ कुछ देर में कैप्टन अजय यादव भी होंगे। तो कुल मिलाकर आज के पैनल में 4 हमारे साथ पैनलिस्ट रक्षा क्षेत्र से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए रहे। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं निशांत वर्मा जी से करता हूं, जो समालोचक हैं, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। चीन के मसले पर निशांत वर्मा जी, आप लगातार निगाह रखते रहे। आज के घटनाक्रम में इस मसले पर आपकी बेबाक राय, इसी से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। और मैं बहुत क्लियर कर दूं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है। हमारी भारत की सरकारें 1947 से लेकर आज तक हमेशा कार्यरत रही हैं। हमारी सेना कार्यरत रही है कि कैसे दुश्मनों से लड़ा जाए, उनको खदेड़ा जाए और उनको हमारी जमीन पे कब्जा ना करने दिया जाए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि पिछली सरकारों ने ये एक्सेप्ट करता किया है कि कौन सी जमीन चीन के कब्जे में है, कौन सी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है और उसके कारण क्या रहे। सेना पे कभी सवाल हमारा देश नहीं उठाता है, ना पहले उठाया, ना आज, ना आगे उठाएगा। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल विल हमेशा सवाल के घेरे में आती है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पॉलिटिकल विल जो है वो सच्चाई बयान करने पे होनी चाहिए, ना कि सच्चाई को छुपाने में। आपने बताया जैसे कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से मई के महीने से लेके आज तक भारतीय
सेना किस तरीके से डट के मुकाबला कर रही है चीन का, लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार है वो देश को गुमराह करती आई है। इसमें कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर पूरा का पूरा आप टाइमलाइन देखेंगे, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका वक्तव्य हमारे प्रधानमंत्री के वक्तव्य से अलग हो जाता है। चीन को लेके, गालवान को लेकर के प्रधानमंत्री जो टेलीविजन पे बोलते हैं, उनके कार्यालय के लिखित संदेश के अंदर बात बदल जाती है। मानते हैं कि सेना ने जो डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड किया हिमांशी जी, मैं तो उसको इस नजर से देखता हूं कि हमेशा जब भारत के अंदर खास करके जब चर्चाएं होती हैं टेलीविजन पे, तो ये कहा जाता है सेना से सवाल मत करो। मुझे लगता है सेना चीख चीख के 2 दिन तक कहती रही कि देखिए सच्चाई ये है, राजनेता चाहे कुछ भी कहें। मेरा आकलन ये कहता है चीन आज भी हमारी जमीन पे कई जगहों पे कब्जा करके बैठा है, कुछ जो पुराना है वो भी और जो अब नया हुआ है वो भी। तो निशांत जी बहुत नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पुराना जो किया था वो तो था ही, पर नए घटनाक्रम में भी भारत की जमीन पर कब्जा है चीन का। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब हैं। डीपी वत्स साहब सेना के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख भी रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं, पहले भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वत्स साहब, लगातार इंकार था सरकार का, कुछ नहीं हुआ, भारतीय सीमाएं सुरक्षित, कोई नहीं आया, कोई अतिक्रमण नहीं, पर स्वयं रक्षा विभाग का डॉक्यूमेंट ने पुष्टि की, यहां कोशिश हुई, अंदर तक आई हुई है। अभी का भी घटनाक्रम यह है कि हम फिंगर 8 तक किया करते थे लगातार अपनी पेट्रोलिंग, अब फिंगर 4 से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कहां ठिठक रही है सरकार? डर रही है या रणनीति के तहत समय ले रही है? जैसा कि पहले वक्ता ने कहा कि ये सिलसिला तो 47 से नहीं तो 62 से जरूर चला हुआ है। मैं कहूंगा 1954 से, पंचशील से, यानी उसके बाद 62 में चाइना बढ़ा, कुछ एरिया अपने आप खाली किया और अक्षय चीन रख गया जी, कुछ एरिया पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को जी। अब मैं ये कहूंगा कि सारे जो माहौल है इसको जियो पॉलिटिकल इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें असेस करना पड़ेगा जी। सिर्फ गलवान या फिंगर 4 या पैगामशो जी उसी तक सीमित न रखें जी। एक तो मैं जवाब दूंगा कि भाई या तो कुछ छिपाया जा रहा है या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कंट्री इज इन ए स्टेट ऑफ वार एंड प्रिपेयर्डनेस। जी। जब ऐसी स्टेट हो और खासकर चाइना ने कोविड का सहारा लेके साउथ चाइना सी में भी कई टापुओं को दबा लिया है, वहां भी उसका झगड़ा है वियतनाम से, फिलीपींस से, ताइवान से, जापान से, साउथ कोरिया से, इसी तरह अमेरिका से ट्रेड वार चला हुआ है जी। हमारे साथ भी पाकिस्तान का झगड़ा है और चाइना का बड़ा झगड़ा है। ऐसे हालात में इतने समय के दौरान जैसा कि सेना कहती रही है कि भाई आप इस पे बयानबाजी बंद करें एंड वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन। अब मैं एक आपको बात कहूंगा, मैं आता हूं निशांत जी आपके पास, एक बार बस आपकी बात पूरी हो जाए जी। हाँ, लेट इन मॉडरेट कि भाई हम कोई जरूरी नहीं है कि उसी जगह हमला करें और जमीन को छुड़ाएं। ये हमारी बिगर स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे नाटो की और अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि भाई चाइना और इंडिया एक को सॉर्ट आउट कर। हम चाहते हैं कि ऐसे सिनेरियो में पहले दुश्मन इकोनॉमिकली सॉर्ट आउट हो और इकोनॉमिकली सॉर्ट आउट होने के बाद हम भी लगे हुए हैं। जहां तक ये सवाल है वो डोकलाम से भी हटा, उसके बाद यहां भी कई जगह हट गया है और अल्टीमेटली उसको छोड़ना पड़ेगा, उनके सामने कोई चारा नहीं है। मैं अदर श्रोताओं से भी कहूंगा, स्पीकर से भी कहूंगा कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड नेशन एंड सो इज चाइना एंड सो इज पाकिस्तान। द थिंग्स आर नॉट एज इजी। बस अब मैं आपको बीच में रोकता हूं, मेरा तो सवाल बहुत स्पेसिफिक है आपसे। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश को तमाम राजनेताओं को इकट्ठा करके सर्वदलीय बैठक करके
कोई सीमा पे अतिक्रमण नहीं हुआ, कोई भारतीय भूमि अतिक्रमित नहीं हुई, कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय का डॉक्यूमेंट ही पुष्टि करता है कि दाखिल भी हुआ, और केवल दाखिल नहीं हुआ, जमकर भी बैठा हुआ है। हमारे साथ जनरल बख्शी साहब बैठे हुए हैं। बख्शी साहब ने भी बहुत विस्तार से हमें एक बार बताया था कि वो कितना आगे तक आया हुआ है। आपसे केवल जानना इतना है कि सरकार देश को सच बताने से संकोच क्यों कर रही है? आप इसके संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति में है? बस सब मैंने कहा कि वो एरिया में आया जाता था जी। इस एक दो जगह ऐसे नहीं है, और उसी वजह से ये गलवान का झगड़ा हुआ। हमने बैठकें भी की, बैठकों के बाद उसको बता के बावजूद भी नहीं गया तो संक्रमित हुई। उसमें हमारे भी 20 सैनिक मरे और उनके हमसे दुगने से भी ज्यादा मर। रही बात बताने की, जैसा पहले सेना भी कहती है और हम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री तो हैं, मगर वो ओवरऑल कमांडर भी हैं। ऐसे हालात में हर एक चीज वार में बिल्कुल स्पष्ट करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और एक ये सस्टेन्ड कंटिन्यूअस लड़ाई है जो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। सब से मुझे उत्तर मिल नहीं रहा, वह सब उसको घुमा दे रहे हैं मेरे विषय के संदर्भ में। देश की सरकार ने कभी नहीं कहा कि युद्ध है। कोई भी सवाल सरकार से कर लो, सेना ने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे? निशांत वर्मा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी संक्षिप्त में बात सुनता हूं और फिर टीएस सिंहदेव साहब के पास चलता हूं। जी निशांत जी, आपकी टिप्पणी। कम से कम 3 पॉइंट करूंगा। हाथ जोड़ के सलाम करता हूं सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को, आपके सर्विसेज को हमारा सलूट है। लेकिन सर, आप भाजपा के राज्यसभा मेंबर हैं, आपने साबित कर दिया, क्योंकि आप मुद्दे की बात से बहुत भटक गए। पहले तो आपने ये कहा कि फिलीपींस वगैरह टापू आपने छोटे मोटे चीन ने दबा दिए। क्या उन टापुओं को आप इंडिया के आर्मी से कंपेयर करते हैं? अगर करते हैं तो सर आप गलत करते हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा, आपने अच्छा किया, आपने मान लिया, जो खुद प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। आप रिमाइंड करके देखिएगा, आपने माना है कि जो थोड़ी बहुत जमीन उन्होंने छोड़ दी है और बाकी उनको छोड़नी पड़ेगी। तो आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वत्स बीजेपी एमपी राज्यसभा ने कबूल किया है, हिमांशु जी, आपके टेलीविजन पे, कि है चीन हमारी जमीन पे। तीसरी बात सर, आप इसको इकोनॉमी से लड़ लेंगे और कोविड की आड़ में, सर एक सैनिक की तरह मैं आपसे बात सुनना चाहता हूं कि ये जो 20 जवान मेरे शहीद हुए, जो आपके भी काम कर चुके होंगे नीचे, ये सर किसकी जमीन पे शहीद हुए? क्या भारत की जमीन पे शहीद हुए या चीन की? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि वो हमारी जमीन पे घुसे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग गलत सलत समझें। हम सेना के निवृत्त लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीधी बात गोली की सीध की तरह बताएं देश को। बड़ी महत्वपूर्ण बात निशांत वर्मा जी ने कही। इसके उत्तर के लिए मैं बस आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन अभी मैं टीएस सिंहदेव साहब के पास में चल रहा हूं। टीएस सिंहदेव साहब से जानना चाहता हूं कि इस मसले पर पूरे राष्ट्र से अलग मुखर तरीके से कोई जना बात करता रहा तो वो राहुल गांधी के रूप में। राहुल गांधी लगातार चीन के मसले पर अपनी अलग आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा कैरियर भी तबाह हो जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत स्वीकार हुआ कि हां चीन की सेना अंदर दाखिल हुई। डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। मैं सिंहदेव साहब आपसे समझना चाहता हूं कि इस देश में राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति और जमीन पर पकड़ क्या पूरी तरीके से खत्म हो गई है कि कहीं कोई आवाज उठाने के लायक नहीं बचा दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आवाज में आवाज मिलाकर कोई बात नहीं कह पा रही। एक अकेली लड़ाई राहुल गांधी के हवाले हो गई। हिमांशु जी प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। जहां तक सेंसिटिव डिफेंस से रिलेटेड मामले हैं, मेरा एक तो ये सोचना है कि ये क्लियर होना चाहिए कि क्या हमको इन विषयों पे सार्वजनिक तौर पे बात करनी है कि नहीं। जी। कभी ये बात आती है कि ये सेंसिटिव है, देश के हितों के लिए कहीं नकारात्मक तो साबित नहीं हो जाएंगे इत्यादि। एक क्लियर पैरामीटर होना चाहिए कि कारगिल में अगर घुसपैठ हुई तो हमको उसकी चर्चा करनी चाहिए थी कि नहीं। 62 में चीन की फौजें आई, किसी ने, मैं तो उस समय उम्र में काफी कम छोटा था, 8 साल का था, लेकिन किसी ने क्लिपिंग सुनाई, 10 साल का था, कि नेहरू जी कह रहे हैं कि हाँ मुझे स्वीकार कर रहे हैं कि चीन की फोर्सेज अंदर आ गई। तो आज के दिन में परिदृश्य क्या है कि हमको इन पे चर्चा करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर हमको चर्चा करनी है
तो क्लियर फिर पारदर्शी होना चाहिए, तथ्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए, और सर्वोच्च हमारे देश के जो नेता हैं, डिफेंस के हों चाहे सार्वजनिक सिविल कमांड के हों, वो जो कहें वो देश के सामने एक बात होनी चाहिए, जिसको कि मीडिया में दिखाए जाने वाले सैटेलाइट पिक्चर्स कोई दूसरी परिदृश्य ना दिखा रहे हों। अब पोंगयांग लेक में हमको चित्रण ये दिखाया जाता है कि फिंगर 8 के आगे वहां तक पहुंच गए हैं, फिंगर 4 तक होना चाहिए इत्यादि। तो ये क्या है, सही है कि नहीं? अन्य जगहों पे भी इसी तरह से दिखाया जाता है कि नहीं, ये आगे आ गए हैं। और अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कुछ और कह रहा है तो देश में असमंजस की स्थिति होती है कि वास्तविक स्थिति क्या है। या तो हम इसकी सार्वजनिक चर्चा ही ना करें, और चर्चा करना है तो फिर क्लैरिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। इस तरह से जो आपने कहा ये तथ्य है क्या कि डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, वरना कार्रवाइयां होनी चाहिए देश के हित की, और उनके डिफेंस के देश के हित की अगर बात है तो या तो अगर ऐसे चित्रण मीडिया में आते हैं जो असत्य हैं तो तत्काल रोक लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये तथ्यात्मक है, सही है, तो देश के नागरिकों को उससे ये पूरी जानकारी साझा होनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति क्या है, ये सिद्धेश्वर साहब का कहना है। मेरे साथ में जीडी बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बख्शी साहब, आपके पास तो भौगोलिक जानकारी भी उपलब्ध है, आप लगातार जुड़े रहते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो डिलीट कर दिया गया, राहुल गांधी ने विषय बनाया। जमीनी स्थिति के संदर्भ में आपके पास जानकारी, क्या देश के सम्मुख सच आ पाया या देश से सच छुपाया गया? आपका बतौर पूर्व सैन्य अधिकारी क्या नजरिया? नहीं, इसमें छुपाने का क्या है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, जहां तक चाइना का बॉर्डर है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है साहब। और जिसकी दो परिभाषाएं हैं, एक चीन की परिभाषा, एक हमारी परिभाषा। इसके बीच का जो लैंड है वो नो मैन लैंड माना जाता है। हम भी पेट्रोल करते थे, वो भी आते थे। ठीक है साहब। ज्यादातर जो विवादित क्षेत्र हैं वो नो मैन लैंड में है। फिगर 4 से फिगर 8 नो मैन लैंड है, जो कि हमारी परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और उनकी परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच का एरिया है। जो कि पेट्रोल पॉइंट 14 गालवान में था, वो उसी नो मैन लैंड में स्थित था। देखिए, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि 8 इंच जमीन यहां और 150 गज वहां गई है या नहीं गई। बात यह है, प्लीज समझिए, एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत से मैं आपको कह रहा हूं कि बात यह है कि चीन की 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन और 4 हाईलैंड मोटराइज्ड मैकेनाइज्ड डिवीजन शिनजियांग से चल के 1000 किलोमीटर नीचे हमारे लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पे तैनात होकर एक खतरा पैदा कर रही है हमारी ले, डारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी सड़क पर, जिसमें करोड़ों रुपए हमने खर्चा किए हैं उस सड़क को बनाने के लिए, और वो सड़क हमारे इलाके के अंदर है। ये जो सेनाएं जो तैनात हुई हैं चीन की, जो ये 2 डिविजन, ये खतरा पैदा कर रही हैं। और हमारा जो है चीन से अनुरोध बिल्कुल सीधा और साफ रहा है कि ये 2 डिविजन्स को स्टेटस को एंटे यथार्थ जैसे स्थिति थी अप्रैल में वैसे जाना पड़ेगा, मतलब वापस शिनजियांग जाना पड़ेगा, तब जाके खतरा हटेगा। लेट्स गेट दैट क्लियर। ये 8 इंच 2 इंच की जमीन लेके सब लोग एक दूसरे को बेकार गुत्थियों में उलझा रहे हैं। सीधी खतरा यह है कि 2 डिवीजन हमारी सीमा पर क्या कर रही। बड़ी महत्वपूर्ण बात बख्शी साहब आपने कही, लेकिन हमारी सरकार तो इस बात में उपलब्धि बताती है कि बातचीत हो रही है, 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आप बता रहे हैं कि 1000 किलोमीटर चल के सेनाएं जो है हमारे सर पर आ चुकी हैं। तो कुल मिला के आपको लगता है कि बातचीत से समाधान निकालेंगे हम बतौर सैन्य विशेषज्ञ? देखिए, बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि सीधी बात एक तो उसमें हमको तैयारी का समय मिलता है। लेट्स गेट दैट स्ट्रेट। आप तैयार नहीं, अब आपको तैयारी का काफी अच्छा मौका मिल गया है। अगर बातचीत से गुत्थी सुलझ जाती है बगैर और खून खराबे के तो ठीक है। कोरोना काल में आपकी भी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, चीन का भी। ठीक है साहब। तो अगर जब तक लड़ाई जरूरी नहीं होती वो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करनी चाहिए
तो अच्छी तैयारी के साथ ऐसी करारी मार लगानी चाहिए कि चीन के लिए कॉस्ट और कीमत बढ़े, कि हर साल वो ये तमाशे बंद करे। जी। वो 2013 में छुमार में आ गया, 2014 में वो देवसांग में आ गया, 2017 में वो डोकलाम में आ गया, इस साल वो 5 जगह आ गया है लद्दाख में और 1 जगह सिक्किम में। तो ये साहब ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? क्यों वो सीमा का विवाद सुलझा नहीं रहा? और अगर अपने को लड़ना ही है तो मैं 2 टूक शब्दों में और साफ कह दूं कि इससे अच्छा लड़ाई का समय हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया चीन से जो है तंग आ चुकी है, बहुत उसके बरखिलाफ है। 130 देशों ने दुनिया की कहा है कि कोरोना का जिम्मेदार चीन है। जो सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो तंग आ चुके हैं चीन से। जापान तंग है, अमेरिका तंग है, पूरा एशिया तंग है इनसे। बख्शी साहब नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर बड़ा अनुकूल समय है, तैयारी का भी समय ले लिया है। करारी मार दीजिए ताकि हर 2-4 महीने में जो ये सब कुछ होता है इससे निजात देश को मिले। लेकिन निशांत वर्मा जी बीच में कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। निशांत जी की बात सुनते हैं और फिर कर्नल दानवीर सिंह जी के पास चलते हैं। जी निशांत जी। मैं जनरल बख्शी की कुछ बात से जरूर सहमत हूं, लेकिन अधिकतर बात से मैं असहमत हूं, और वो मैं 2-3 पॉइंट्स में रख सकता हूं। मैं पूरा सम्मान करता हूं जनरल बख्शी का, बहुत बहुत डिबेट्स हम कर चुके हैं साथ में, लेकिन सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चीन और इंडिया के बीच में आप बता रहे हैं वो डिमार्केटेड ही नहीं है। और जो चीज डिमार्केटेड नहीं है ना उसमें नो मैन्स लैंड मत बताइए आप किसी को, ये गलत जाता है मेरे ख्याल से। नो मैन्स लैंड किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो सकता है या एलओसी पे हो सकता है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जो चीज डिमार्केटेड जो खींची ही नहीं है रेखा, उसमें आप नो मैन्स लैंड एक परसेप्शन बना सकते हैं। वही राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था। दूसरी बात ये आती है कि ये सही समय है लड़ाई करने का या नहीं करने का, मेरे ख्याल से इसमें तो सेना वाले जाने, हम तो जानते नहीं। लेकिन आज जनरल बख्शी जी ने एक बात तो हमको इन्फॉर्म कर दी इनडायरेक्टली, जो मैं अपने मुंह से कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल विल जिसपे मैं कह रहा था उसका कोई बेस नहीं दिखता इस मोदी सरकार के अंदर। क्योंकि अगर अब ये टाइम खरीदा गया है जिसमें हम तैयारी करेंगे, माफ कीजिएगा, हम अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी आर्मी हमेशा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री हमेशा तैयार रखते हैं। लेकिन अगर ये समय खरीदना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हम कमजोर थे? नहीं। क्या हम तैयार नहीं थे? नहीं, हम हमेशा थे। लेकिन क्योंकि ये जो झूला झूलने वाले हमारे प्रधानमंत्री है जिनपिंग के साथ, और तब से लेकर के अब तक जितनी बार भाजपा खुद अपने एमपी एमएलए भेज चुकी है चाइनीज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उनके माओवाद और उनकी मार्क्सिज्म और कैडर बनाने की पद्धतियों को सीखने के लिए, तो इस भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट से ये आशा ना रखी जाए हिमांशु जी कि वो चीन को लाल आंख दिखाएगा, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद न रखी जाए। ये निशांत जी का नतीजे पे पहुंचे हुए हैं, पर कर्नल दानवीर सिंह जी बहुत सहमत नहीं थे निशांत जी की बातों से। कर्नल साहब के पास चलता हूं। कर्नल साहब, निशांत जी का कहना है कि आप तैयार नहीं थे, आप समय खरीद रहे थे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इतना समय जो हमने लिया है अपने नतीजों पर पहुंचने के संदर्भ में, और असल में हम अभी भी किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है? निशांत वर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जी। ऐसे नहीं होता कि आप एकदम बॉक्सिंग रिंग में वार्म्ड अप खड़े हुए हैं और एकदम ताबड़तोड़ मुक्केबाजी शुरू कर देंगे जी। एक सिचुएशन डेवलप हुई है और हम सिचुएशन का आकलन करेंगे जी। और छोटे मोटे जो गैप, इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे इश्यूज हैं, छोटे मोटे गैप्स होते हैं, उनको कवर करेंगे। हम अपना टाइम चूज करेंगे, चाहे वो टाइम जैसा बख्शी साहब बोल रहे हैं अभी का हो या 1 साल के बाद का हो, ये टाइम हमें अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो बख्शी साहब नो मैन्स लैंड कह रहे हैं वो आम आदमी को समझाने की बात कर रहे हैं। जो इलाका डिस्प्यूटेड है या काउंटर क्लेम्स में फंसा हुआ है, ये हमारे चाइना और हिंदुस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है, बॉर्डर एग्रीमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, जिसके अंदर हम सिर्फ उस अपने इलाके को क्लेम करते हैं, लेकिन वहां पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, वहां पे कोई हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं कर सकते। तो एक तरीके से वो आप कह लीजिए कि नो मैन लैंड है जी। क्लासिकल सेंस में वो नो मैन लैंड बिल्कुल नहीं है जी। अब बात आई आप क्योंकि आपने निशांत वर्मा जी के उससे बात से शुरू करी, तो निशांत वर्मा जी जो हैं वो छिलकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गूदा साइड में छोड़ दिया है उन्होंने, और उनका पूरा केंद्र प्रधानमंत्री मोदी को टार्निश करने पे ज्यादा जोर है, बजाय कि इस डिस्कशन को स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल आयामों के बीच में और उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को समझने की कोशिश से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।
अपने बयानों से। वो ये बात नहीं करी कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में एग्रीमेंट किया था। उन्होंने ये बात नहीं करी कि डोकलाम के टाइम में वो इनके चहेते राहुल गांधी जी जो है वो चाइनीज एम्बेसी में मिले थे। तो ये तो रही बात पॉलिटिकल। अब आते हैं बात सीरियस बात जिसके ऊपर आपने मेरे को आमंत्रित किया है और मेरे व्यूज जानना चाहते हैं जी। सबसे पहली बात, मैं पॉइंट फॉर्म में आपकी बातों का जवाब दूंगा और बाकी पैनलिस्ट के भी पॉइंट मैंने नोट करे हैं जी। आपने बोला कि एक दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट पे आया और उसके बाद में वो निकल गया जी। ये बिल्कुल शर्मनाक है और ये बिल्कुल उस बात को क्लैरिफाई करता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में जो वक्तव्य दिया था जी। वो कॉन्ट्राडिक्टरी था टू जमीनी हकीकत या गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय झूठ बोला था जी। या उनको जानकारी नहीं थी और उनसे सही जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनसे छुपाई थी। ये चीज एक अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है जी। जहां तक सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान बिल्कुल सही राह पे चल रहा है जी। मेरा जवाब है कि हिंदुस्तान बहुत ही सही राह पे चल रहा है जी। इस समय हिंदुस्तान की जो तैयारी है वो बहुत अव्वल दर्जे की है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की हो, चाहे वो सेना की तैयारी से जुड़ी हो, चाहे वो चाइनीज के साथ में डिस्कशन पे अपनी मजबूती से बात रखने की हो, मेरा मतलब डिप्लोमेसी की तरफ है। तो ये सारे आयाम देखें तो बिल्कुल हम मजबूती के साथ खड़े हैं। एक ही हमारी कमजोरी है इस समय, वो है हमारी अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के चक्कर में दबी हुई है, तो हमारी भी दबी हुई है। तो ये चीजें हैं और काफी सारी चीजें दानवीर सिंह जी ने बोली हैं। मैं दानवीर जी आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब थोड़ी देर के लिए ही हैं। उनसे एक सवाल और मैं करना चाहता हूं इस डिस्कशन में, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह पे जाना है और फिर कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। सिंहदेव साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते क्या है? वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके निहितार्थ क्या है? चाहती क्या है कांग्रेस पार्टी? क्या युद्ध का ऐलान कर दें? नहीं तो बातचीत के माध्यम से समाधान की कोशिश तो सरकार कर रही है। धैर्य क्यों चुक रहा है आपकी पार्टी का? या आपको मजा आ रहा है इस दौर में कि कैसे हम सरकार को घेर लें और सरकार को कटघरे में, बाकी मुद्दों पर तो घेर नहीं पा रहे, इसी मुद्दे पर अगर हम घेर पाए तो घेर लें। चाह क्या रही है कांग्रेस पार्टी? थोड़ा रोशनी डालेंगे आप जैसा बुद्धिजीवी। मुद्दे भी बहुत हैं और हर मुद्दों पे चर्चा होती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे कोरोना प्रबंधन की हो, चाहे अन्य मुद्दे हैं। कई मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने अगर काम ऐसा किया हो जो देश हित में साबित नहीं हो पाया हो, तो उनमें चर्चा होती है और कांग्रेस पार्टी का दायित्व है विपक्षी दल के नाते उन बातों को उठाना। इस संदर्भ में जो राहुल जी बार बार ट्वीट कर रहे हैं, मेरे को जो एक बात समझ में आती है कि वो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी से एक कंसिस्टेंट जानकारी चाहते हैं, जो कहीं कुछ ना कहा जा रहा हो कि अगर ऐसी स्थिति, सांसद जी ने कहा कि युद्ध की स्थिति भी है, युद्ध की स्थिति ना हो, युद्ध जैसी स्थिति भी हो सकती है, कन्फ्रंटेशन है, एक एक्सपेंशनिस्ट पावर, चाहे वैश्विक शक्ति या महाशक्ति के रूप में अगर चाइना विद्यमान है, ये देश को भी घेर रहा है, चाइना से लेके चारों तरफ रिक्लेमेशन साउथ चाइना सी या अन्य जगहों पे कर रहा है, यानी वो सीधे तौर पे एक एक्सपेंशनिस्ट पावर दिख रहा है वैश्विक पटल पे। इन परिस्थितियों में जब हम आमने सामने और आ गए हैं, परंपरागत आमने सामने ही नहीं कि ये लाइन यहाँ है कि ये लाइन वहां है, अब ऐसी जगह पे चाहे वो नो मैन्स लैंड हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पृथक की बात हो, जहां किसी को नहीं जाना चाहिए वहां अगर कोई जा रहा हो, तो एक बात हमारे शीर्ष नेतृत्व से आनी चाहिए। तब हम अगर युद्ध की वास्तविक स्थिति भी आ जाए तो पूरा देश एक बात पे विश्वास करके रिस्पॉन्ड कर सके। नहीं तो आज कुछ कल कुछ, कभी कागज गायब हो रहा है, कभी ये देश के मानसिकता पे क्या प्रभाव डाल रहा होगा। मैं समझता हूं कि राहुल जी की जो मंशा है इस बात पे होगी, इस कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता कि एक कंसिस्टेंट लाइन हमारे हाईएस्ट कमांड की आनी चाहिए,
जिससे कि रत्ती भर हम न बाएं जाए न दाहिने जाए। तो सच सामने आना चाहिए। कुल मिलाकर उसके नेतार्थ इस रूप में है। सिंघे साहब ने जो कहा, मैं बख्शी साहब से एक बार सवाल करना चाहता हूं, फिर वत्स साहब के पास मांगूंगा। बख्शी साहब, कर्नल दानवीर सिंह साहब ने इस बात के संदर्भ में कहा कि या तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला या सैन्य विभाग से जुड़े हुए लोगों ने उनसे सत्य छुपाया। दोनों ही स्थितियों में मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर देश की सरकार को अधिकृत रूप से सच बताना चाहिए जनता को? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो हमारी पॉलिसी थी जी, जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन पॉलिसी कारगिल युद्ध के दौरान जी, बहुत खुली जी, ये डोकलाम का जब से वारदात हुई तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरा चक्का जाम लगा दिया कि कहीं और कहीं ना प्रेस में आएगा ना कहीं आएगा, जो हम ठीक समझते हैं बस वही होगा, नहीं तो दखल अंदाजी होगी हमारी जो वार्तालाप चल रही है उसके अंदर का चलते। ये मेरे ख्याल ये नीति उतनी सही नहीं पड़ी है। हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कुड हैव बीन बेटर जी। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है, ये सरासर गलत है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो 19 जून को उन्होंने कहा था कि आज के दिन कोई इंट्रूजन नहीं है। याद रखा जाए कि उसके पहले 15 तारीख को जो झड़प हुई थी, जो 150 गज वो अंदर आए थे हमारे इलाके के अंदर, ये जो आपका गलवान का इलाका है, तो उनको पीछे खदेड़ दिया गया था। हमारे 20 जवान हताहत हुए थे, उनके 43 की खबर है, अब तो 100 के ऊपर मरने की भी खबर आ रही है। तो वो उन्होंने बताया कि अब स्थिति वापस हो गई है। बख्शी साहब, मैं माफी चाहूंगा आपसे, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ये 43 अब 100 किस आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं? हमने 20 खोए हमें सामने दिख रहा है, उनके 43 मारे, उनके 100 मारे, उनके 200 मारे, मर्जी है हमारी जितने भी गिनवा दें। और अगर हम सवाल उठा दें तो कह दें कि सेना पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये हम जो 43 या 100 की बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े सेना नायक हैं, किस आधार पर कह पा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए? आधार पर कह पा रहे हैं क्योंकि 16 तो लाशें हमने वापस की थी जिनकी गर्दन टूटी हुई थी। ठीक है साहब, 43 हमने जाते देखी और रेडियो इंटेलिजेंस के मुताबिक 43 कहा जा रहा है। ठीक है साहब, जो CIA है उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक 35 शहीद हुए, मारे गए हैं चीनी, और बहुत सारे और घायल हुए। एक चीनी अफसर, चीनी सेना का अफसर डिफेक्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स में आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, जिसमें उसने कहा है कि चीन के 100 से ज्यादा हताहत हुए। तो चीन ने कोई अधिकृत स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, वो अपने लोगों से छुपा रहा है। वो अपने लोगों से छुपा रहा है, ये बख्शी साहब का कहना है। लेकिन मैं वत्स साहब के पास में आता हूं। वत्स साहब, जनरल बख्शी साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब कारगिल का समय था तब चीजें ईमानदारी के साथ साझा होती थी, पर ये जो नया दौर आया है इसमें चीजें साझा नहीं की जाती। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप सरकार जिस पार्टी की है उससे जुड़े हुए हैं, छुपाकर क्या साबित करने थे? किस रणनीति के तहत ये है? मैं आपको फिर कहूंगा कि बातें हुई, मैंने बाकी वक्ताओं को सुना कि लड़ाई का वक्त है। मैं स्टिल आई विल मेंटेन कि एक इंटरनेशनल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए कि उसमें हम और आत्मनिर्भर हो जाएं और साथ में चाइना वीक पड़े। चारों तरफ से वो घिरा हुआ है अपनी पॉलिसीज की वजह से। हम सिर्फ अपनी कंट्री और चाइना के बीच मैदान जंग नहीं बनाना चाहिए। और आई स्टिल से, जो सरकार की नीति आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ये कह रही है, मैं कहता हूं एक सिंहदेव जी कह रहे थे, वार नहीं पारलाइज सिचुएशन। हमारी सिचुएशन भी उसी तरह की है जो इजराइल की हर वक्त रहती है। ऐसे हालात में इफ यू हैव गॉन थ्रू हिस्ट्री, बैटल हिस्ट्री ऑफ एनीवन, जो क्लियर कट सिचुएशन है, वो क्लियर कट सिचुएशन भी टैक्टिकली या स्ट्रेटजिकली बोलना बहुत उपयुक्त होगा या ना होगा, क्या सही है क्या गलत है, मैं कहता हूं मिलिटरीली ये उपयुक्त नहीं होता। न वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने पूरा सच बोला, तो डिसेप्शन प्लान है। व्हेन जर्मनी अटैक्ड रशिया, तो उनकी डिसेप्शन प्लान थी कि दे आर अबाउट टू अटैक इंग्लैंड,
तो ऐसे हालात में मैं स्टिल कहूंगा कि चाइना क्या हुआ है, अमेरिका की बल्कि कोशिश ये है कि इंडिया और चाइना ही आपस में, और ऐसे हालात में ब्लॉक सा भी बना हुआ है में पहले उसको इकोनॉमिकली वीक होने दो, सैन्य शक्ति अपने आप वीक हो जाएगी अगर वो इकोनॉमिकली वीक हो गया तो, और हम आत्मनिर्भर हों, हम समर्थ हों। ऐसे हालात में ये स्टेटस को, और खासकर आप कहते हैं लड़ाई क्यों नहीं, क्योंकि क्यों नहीं छुड़वा रहे, ये नहीं, वो नो मैन लैंड कहो चाहे उसको पेट्रोलिंग एरिया कहो, वो पेट्रोलिंग एरिया में पहले चले जाते। अच्छा बस साहब मुझे तो एक बात का उत्तर दे दीजिए आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाद में बने, सांसद उसके बाद भी बने, सबसे पहले आप फौजी बने, इसलिए आपसे यह सवाल पूछने का साहस भी कर रहा हूं इस उम्मीद से कि आप सच कहेंगे। जानना यह है कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट लोड हुआ जिसमें रिपोर्ट है और जिसमें इस बात की पुष्टि है कि चीन भारत की सीमा के अंदर आया हुआ है। देश अपेक्षा करता था मौजूदा नेतृत्व से कि चीन के सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा। आप अभी तक सैनिकों को तो खदेड़ नहीं पाए, डॉक्यूमेंट को जरूर वेबसाइट से खदेड़ दिया। इस बहादुरी को लेफ्टिनेंट जनरल डीबी वत्स किस नजरिए से देखते हैं, इस पर रोशनी चाहूंगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स को नहीं खदेड़ा, हमने दुश्मन के अपने से दुगने से ज्यादा सैनिक मार दिए और चीन को पाठ भी सिखाया। रही बात पीछे जाना आगे जाने की, ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं कि पेट्रोलिंग एरिया था, वो आके बैठे, कई जगह से पीछे हटके हैं, बातचीत का दौर जारी है। उस दौरान इतना जल्दबाजी करना और इसको एक वन अपमैनशिप में प्रधानमंत्री के पीछे पड़ना, ये मैं कहता हूं देश हित में और सैन्य रणनीति के हित में करेक्ट नहीं। ये ठीक नहीं है, ना देश हित में है प्रधानमंत्री के पीछे इतना पड़ना। निशान जी इस पर तो आप बोल ही लेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल थोड़ा इतर है। मैं इस देश के संदर्भ में आपसे सवाल करना चाहता हूं। चीन भारत की सीमा पे अतिक्रमण करने की कोशिश में अतिक्रमण कर चुके को ना माने सरकार के हवाले से, पर कोशिश में है, सैनिकों को जमावड़ा कर रहा है। पर देश किस चिंता में है? देश इस चिंता में है कि एक फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उसने आत्महत्या की हत्या की। देश की दिलचस्पी, देश के मीडिया की दिलचस्पी इसमें पूरी है। देश इस बात में अभिभूत है कि राम मंदिर के अंदर भूमि पूजन हो गया, अब इसके मायने क्या होंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ये आप स्वाभाविक मान रहे हैं या इसके पीछे भी आपको कुछ सुनियोजित दिखाई देता है? मुझे आधा मिनट चाहिए, मैं एक लय में जवाब देना चाहूंगा। कर्नल दानवीर सिंह जी ने पहले बात उठाई, मेरे बारे में जो कसीदे पड़े वो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि डोकलाम के समय राहुल गांधी चीनी एम्बेसी में थे। कर्नल सिंह आपकी जानकारी गलत है, वो ताजमहल होटल में थे और एसपीजी कवर में थे, तो छुप के कोई नहीं गया था। लेकिन डोकलाम की बात आपने बहुत अच्छी उठाई। मैं ये बता दूं कि डोकलाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग से चीन में वुहान में मिलते हैं और एक निर्णय पे आते हैं दोनों नेता कि दोनों की आर्मी, वहां की पीएलए, हमारी इंडियन आर्मी, आपस में डिस्कशंस करके सुलह से इस पूरे विवाद को बरकरार रखे ताकि कोई आगे ना बढ़े, मामला सुलझेगा पॉलिटिकली। मैं बता दूं आपको कि उस समय हमारे जनरल थे बिपिन रावत साहब, जो अब सीडीएस। अब जब यह कहा जाता है कर्नल सिंह द्वारा कि कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है, कि गर्मी में बैठे हुए थे और हमको लड़ लेना चाहिए था, हमको स्ट्रैटेजी प्लान करना है, तो सर ये 2-2.5 साल से कौन सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है, ये पहली बात देश को समझना चाहिए। दूसरी बात, जनरल बख्शी जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं मेरे जनरल बख्शी साहब, लेकिन आप ये तीतर बटेर मत चलाइए। 43 मर गए, 100 मर गए, हिम्मत नहीं है कि भारत सरकार में कि एक शब्द बोल पाए कि कितने चीनी मरे। लेकिन हमारे फौजी रिटायर्ड आकर के टेलीविजन पे जरूर एक नंबर देना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, लेफ्टिनेंट जनरल वत्स साहब, आपसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज डू नॉट गिव अ पॉलिटिकल आंसर और अ कलर टू दिस टॉपिक। ये वो समय नहीं है कि जब हम इसको राजनीतिक, आप लोग सब लोग ये कहते हैं कि निशांत जो है वो मोदी जी के पीछे पड़ा है। कौन दिखाएगा इस देश को कि मोदी जी, कर्नल साहब मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए, कर्नल साहब मैं आपका जवाब लूंगा जी। कौन दिखाएगा इस देश को, कौन दिखाएगा कि मोदी जी कितने बड़े फेलियर हैं पॉलिटिकल विल के नाम पे, कि चीन के साथ तो झगड़ नहीं सकते और सामने ले आते हैं हमारे आर्मी के डिस्कशन को।
अंत में मैं ये बात कहूंगा इस कमेंट को लेकर के हिमांशु जी कि देश जो ये सुशांत सिंह मरहूम के बात को लेके या राम मंदिर की पूजन को लेकर के जो मंगलमय या दुखमय है, ये हमारी गोदी मीडिया का काम है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मीडिया का सेक्शन है जो चौथा स्तंभ अपने आप को भूल चुका है और वो सिर्फ एक तरफ चलता है। जब तक वो इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को नहीं सुधारेंगे, देश को गलत मैसेज जाएगा और जहां जहां मैं होऊंगा मैं सच बात सामने रखूंगा। निशांत जी ने अपनी बात को रखा है। मेरे साथ में कैप्टन अजय यादव साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ में पूर्व फौजी भी हैं। मुझे जाना है कर्नल रणवीर सिंह के पास, लेकिन मैं पहले कैप्टन अजय यादव साहब के पास में जा रहा हूं और कैप्टन साहब आपसे समझना चाहता हूं, चीन के मसले पर एक ही आवाज उठती आई, वो आई राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी लगातार सरकार को अलग अलग तरीकों से सवालों के घेरे में ले रहे थे, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच पाए ऐसे हालात नहीं बन रहे। आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार की उलझन को आप समझ पा रहे हैं क्या, बतौर राजनेता और बतौर पूर्व फौजी? क्या सरकार कहां अटक रही है? क्या ऐसा है जो बोलने से सरकार झिझक रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में ये दिया कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है ना कोई घुसा है। तो एक देश का प्रधानमंत्री अगर असत्य बोलते हैं, इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। आज भी फिंगर 4 पे हमारे फौजी बैठे हुए हैं और फिंगर 4 से 8 तक हमारा हिस्सा था जी। जो गलवान वैली है उस पर भी जो है चीन आकर बैठ गई है, और जो हमारा पेंगोंग झील है जी, वो भारत का हिस्सा है। हॉट स्प्रिंग है, उस पर आकर बैठ गई है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमारे 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी जी। क्या ये उनका अपमान नहीं है? आप ये कहें कि अभी एक हमारे कर्नल साहब बहुत नाराज हो रहे थे कि आप बताइए, मैं भी फौज में रहा हूं, मैं जानता हूं, क्या उन 20 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों की शहादत के का जो है ये अपमान नहीं है कि प्रधानमंत्री ये झूठ बोले, असत्य बोले कि हमारा, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भी हाँ, और रक्षा मंत्रालय ने बकायदा वेबसाइट के ऊपर डाला इसको, और नेक्स्ट डे उसको वेबसाइट से हटा दिया जाता है। क्यों हटाएगा, इसका प्रश्न है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री ने। ये जो है ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं, ये मजाक जो भाजपा की सरकार है जिसमें 1971 के अंदर, ये हमेशा 1962 की बात करते हैं, इंदिरा जी ने जो है अपना जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो है बढ़ाया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और जज्बा दिखाया अपना। तो आज जज्बा दिखाने की जरूरत है। हमारी सड़कें वहां तक बन रही हैं, उन्होंने जो हाइट्स हैं, जो हमारा जो NH बन रहा है, उन हाइट्स पे आके बैठ गए वो। हमारी गाड़ियां वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगी, उनको पीछे जाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं उनको पीछे भेजे रहे, क्यों नहीं उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों उनके विषय में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर GD बख्शी साहब के पास में आ रहा हूं। बख्शी साहब, आपसे मेरा समझने का विषय यह है कि सवाल हम सरकार से करते हैं, या देश के विपक्ष के नेता जब सरकार से सवाल करते हैं तो जवाब दे दिया जाता है कि आपका सेना पे भरोसा नहीं है, आप सेना से सवाल पूछेंगे, आप सेना को सवाल के घेरे में खड़ा करेंगे। ये उठने वाले सवाल, बतौर सैन्य अधिकारी आप जो रहे हैं, आपको लगता है ये सवाल सेना के संदर्भ में, सेना के वजूद से जुड़े हुए हैं, सेना के सम्मान को लेकर ये सवाल हो रहे हैं, या ये विशुद्ध राजनीतिक नेतृत्व से पूछे जाने वाले सवाल हैं जिनका जवाब इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को देना चाहिए? देखिए साहब, ये जो तू मैं हो रही है, सबसे पहले ये बहुत गलत चीज है जी। जब किसी भी जो मैच्योर डेमोक्रेसी में जबकि देश के दरवाजे पे दुश्मन खटखटा रहा है, तो जो आपसी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे होते हैं उस पे एक बाइपार्टिजन कंसेंसस होता है। उस वक्त लोग चिल्लकाव नहीं करते। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दी है तो जब कारगिल युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद जितनी मर्जी होदी कर दी है जरूर करिए, लेकिन जब चल रहा है, मामला गर्म है, उस वक्त आप दुश्मन का साथ नहीं दे सकते। उस वक्त आपको एकजुट होना पड़ता है, सारी पार्टियों को वैमनस्य छोड़कर इकट्ठा होकर लड़ना पड़ता है। ये हमने होते देखा नहीं। और ये अगर ये कांग्रेस का बोलना है कि वो बड़े
जो है तुलसी के पत्ते हैं गंगा जल से धुले हुए। 10 साल इसके पहले जो कांग्रेस का राज था, 30 साल तो उन्होंने बोफोर गन की रिप्लेसमेंट नहीं आने दी, 20 साल लग गए रफाल के आने में। अगर आज आपको टाइम लग रहा है जवाब देने में, तो ये लोग, आप भी तो दोषी है, ये मत भूलिए। 10 साल तुमने कुछ नहीं किया, जीरो, सिवाय जो आपके वो क्या कहते हैं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर थे, वीवीआईपी, ऐशो आराम के लिए जो चाहिए थे, जिसका अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला, बराक ओबामा ने, कि ये मेरे लिए बहुत महंगे हैं, ये 12 खरीदना चाहते थे, और केवल वो स्पीड पे काम हुआ। ना हमारे जो है फाइटर एयरक्राफ्ट आए, ना रफेल आया, एलसीए चीटी की चाल पे अभी तक नहीं पूरा। कैप्टन साहब मैं आऊंगा आपके पास में, आप थोड़ा धैर्य रखें। मेजर साहब गन पूरा हो जाने तक रोक के रखी, उसकी रिप्लेसमेंट वो भूल गए हो। हमको मत सिखाइए, हम फौजियों को मालूम है क्या असलियत है, और वही हम आपको बता रहे हैं। अभी कम से कम इन्होंने स्पीड पे खरीदे तो हैं, 30 जहाज खरीदे हैं, 4 S-400 आ रहा है, उसको स्पीड अप किया जा रहा है, तैयारी हो रही है। 48,000 वर्ग किलोमीटर ऑक्साइड चेन का किसने खोया, आप भूल गए क्या? कई सारे सवाल बख्शी साहब ने उछाल दिए। कैप्टन अजय यादव काफी नाराज हो रहे थे जब बख्शी साहब बोल रहे थे, पर कैप्टन साहब आपके पास समय है, अब आप अपनी बात को कह सकते हैं कि आप बख्शी साहब की बात पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जीडी बख्शी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहले सैनिक है, कांग्रेस की और बीजेपी की बात ना करें, और कौन से चीन के साथ खड़ा हुआ है। हम तो ये इस बात में प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोल सकता है। जहां तक रफाल की बात है, इससे पहले कितने विमान है, सुप्रीम आया यहाँ पर, मिराज आया, क्या इस प्रकार का प्रचार उसमें किया गया था? और तो रफाल लाए हैं, और उसमें भी महंगी रफाल लिए हैं, उसके बारे में जीडी बख्शी जी नहीं बोलेंगे। आप पार्टी में आप सोल्जर हैं, डोंट टॉक अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी, यू शुड बी न्यूट्रल, यू शुड नॉट टॉक अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स, यू शुड स्पीक लाइक ए सोल्जर, यू शुड नॉट से कि भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 10 साल में। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और 1965 में लाहौर तक हमारी सेना पहुंची है। आप कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस प्रकार की बात आपको नहीं करनी चाहिए टीवी चैनल के ऊपर। कैप्टन अजय यादव को बड़ी नाराजगी है कि जनरल बख्शी साहब फौजी होने के बाद में कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। बख्शी साहब को भी नाराजगी थी, लेकिन निशांत वर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं। धैर्यपूर्वक उनकी बात मैं आग्रह करूंगा सारे पैनल से, निशांत वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, एक बार धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते हैं, और उसके बाद में फिर जीडी बख्शी साहब से फिर से जाएंगे। जी निशांत जी। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं क्लियर कर देने के लिए कि हमारे देश में कोई भी सेना पे सवाल नहीं करता, लेकिन जब आप लोग रिटायर हो जाते हैं तो आप आर्मी एक्ट में नहीं आते, हम आपसे सवाल जरूर करेंगे। आप सुनिएगा, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जब आप कहते हैं कि 10 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है, आप अपनी जगह सही होंगे, लेकिन जैसे ही मैं बताता हूं कि इन 6-7 सालों में नरेंद्र मोदी फेलियर है, आप बड़बड़ा उठते हैं। ये कैसा आपका इलाज है, ये कैसा तरीका है? आप मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2013 में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंचों पे रैलियों में खड़े होकर के चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि चीन के साथ क्या हुआ हमको बताओ, चीन के साथ क्या हुआ हमको बताओ। खुद बीजेपी ने अपने डेलीगेशंस भेजे जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडो चाइना के ऊपर जाकर के देख करके आए, यानी कि उस समय की सरकार और सेना ने भी विपक्ष के नेताओं को वहां तक ले जाया और दिखाया कि क्या स्थिति है। लेकिन आज मोदी का नाम ले लो तो फड़फड़ा जाते हो। रिटायर्ड फौजियों, क्यों फड़फड़ा जाते हो? तुम तो आर्मी एक्ट में नहीं आते, आर्मी को हम नहीं पूछते, लेकिन अगर आप मोदी की चाटुकारिता करें तो हमारा उद्देश्य है कि हम मोदी जी के गलत जितने निर्णय हैं और जितने भी गलत उनके स्टेप्स हैं उनको देश तक ला के रहे। और कभी ये मत बोलिएगा जनरल साहब कि 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया और अटल जी ने क्या किया और फलाने ने क्या किया। आप सेना का डीएनए, आप सेना आप राजनीति में आते हैं तो आप पहले राजनेता बनिए, टोपी उतारिए फिर बात करिए। बख्शी साहब मैं आऊंगा ना आपके पास में, आप तो फौजी आदमी, आप तो अनुशासन में जिए हैं जिंदगी भर, आपके पास आता हूं मैं थोड़ी देर में। जी निशांत जी, आपने पूरी बात कह ली, मैं लेकिन इसका उत्तर लेने के लिए जनरल बख्शी साहब के पास में नहीं, मैं डीपी वत्स साहब के पास में जाना चाहूंगा। और डीपी वत्स साहब आपसे जानना चाहता हूं, लगातार इस समय
भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व कह रहा है हमारा नंबर 1 शत्रु पाकिस्तान नहीं चीन है। यह बोध आपको अभी हुआ? पिछले 6 सालों में जितना सेवा, जितना सत्कार, जितनी मोहब्बत, जितना अनुराग, जितना लगाव, जितना समर्पण चीन के प्रति और उसके राष्ट्रपति के प्रति आपकी सरकार ने दिखाया, अचानक आप देश को बता रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु के साथ जो ये गले मिल रहे थे, बता रहे थे कि नया इतिहास रच रहे हैं। अभी तक तो आप बताते थे कि जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बड़ी बेवकूफी की चीन पर भरोसा करके। 6 सालों में चीन के साथ में जो कुछ लगाव रहा, उसको किस परिधि में साहब आप देखते हैं? देखो, मैं फिर ये कहूंगा कि लड़ाई की बातें करना, एक बात याद दिलाना चाहूंगा, 62 में जब वार लड़ रहे थे, हमारी पार्टी पे बोला है इन्होंने जी, तो पूरी पार्टी नेहरू जी के साथ, मेरे को याद है मैं 7th या 6th क्लास का बच्चा था, कि नेहरू सिपा सालार है तो पूरा देश तैयार है। और नेहरू जी ने आरएसएस की भी 26 जनवरी पे परेड कराई थी। उनको एक लाइन ऑफ निशान जी थोड़ा धैर्य रखिए ना, एक बार वस्ता की बात पूरी होने दीजिए। डिफेंस कहा था। ऐसा कुछ नहीं बोलने दिया मैं ये जाएगा। कहूंगा 71 में वाजपेयी जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा बोला था पार्लियामेंट में जी। तो हम चाहते हैं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो ये अपने मन बुटाव भुला के देश मोदी जी के साथ खड़ा हो। मोदी जी क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, वो सैनिक लेवल पे ये बातें, मैं कहता हूं स्ट्रेटेजिक टॉक्स होती हैं, उनके बीच में जरेबाजी नहीं होती। और जहां तक अब लड़ाई का सवाल है, मैं अगेन आई ब्रिंग एवरीबडी नोटिस कि वे 3 ताकतें न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनमें छोटी छोटी मैक्सिमम करगिल टाइप की वो हो सकती हैं स्क्रमिशेस। मोर देन दैट ये बच्चों का खेल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है एट दिस टाइम अंटिल एंड अनलेस वी हैव काउंटर न्यूक्लियर मिसाइल्स। बाकी तो ये जरेबाजी के लिए, टीवी डिबेट्स के लिए तो इट्स ओके, बट इन दी प्रेजेंट सिनेरियो टू गोइंग फॉर ए ऑल आउट वार इज नॉट एडविजेबल। हम कहते हैं कि पहले आपने कह दिया कि टीवी डिबेट के लिए विषय हो सकता है पर व्यवहार में संभव नहीं। पर व्यवहार में कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी साहब हमें बता रहे हैं 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके 2-2 पूरी की पूरी पलटनें आकर बैठी हुई है हमारी छाती पर, और इस समय पर हम केवल टीवी डिबेट की बात करें, ये कोई हमारे संदर्भ में इतनी अगंभीर बात तो नहीं कही है। हम तो केवल उन चिंताओं से सरोकार रख रहे हैं जिससे देश की जनता को सरोकार रखना चाहिए, जो केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सरोकार रखने के लिए तैयार हो रही है। निशान जी कुछ टिप्पणी आप करना चाह रहे हैं, आपकी बात। मैं पूरी तरह ऑब्जेक्ट करता हूं जनरल वत्स की बात को। आरएसएस को कभी भी 26 जनवरी की परेड पे इनवाइट नहीं किया गया था। ये रतन शारदा जैसे आरएसएस के लेखक जो झूठ छापते और लिखते हैं, इसका आरटीआई में खुलासा हो चुका है खुद मोदी सरकार द्वारा। तो कृपया आप माननीय सम्माननीय लेफ्टिनेंट जनरल हैं सर, आप ऐसा झूठ प्रोजेक्ट ना करें, चाहे आपको बीजेपी ने ही क्यों ना बनाया हो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी वर्मा जी की जो ये दलील है, इसके संदर्भ में अलग बहस का विषय हो सकता है, फिर कभी हम इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो एक ही है इस चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर, कि चीन के संदर्भ में सीमाओं पर जो भी स्थिति है, सरकार को उसके संदर्भ में पारदर्शिता के साथ देश के सम्मुख बात रखनी चाहिए। बार बार यह दलील दी जा रही है कि पहले जब ऐसे हालात होते थे और हम विपक्ष में हुआ करते थे तो सरकार के साथ होते थे, लेकिन तब की सरकारें कोशिश करती थी कि ऐसे मसलों पर विपक्ष हमारे साथ रहे। आप विपक्ष को धुतकार कर और फिर ये उम्मीद करें कि वह आपके साथ बने रहे, बड़ा मुश्किल होता है। विपक्ष देश के खिलाफ नहीं है, विपक्ष सरकार के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर यह कोशिश कर रहा है कि सच उससे साझा किया जाए, सच उसे बताया जाए, तो इन कोशिशों को दुश्मन के साथ मिल जाने जैसे वक्तव्यों के साथ नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस चर्चा के अंतर्गत हम निष्कर्ष इसी रूप में खत्म करते हैं कि आने वाले समय में देश को सच बताने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। हो सकता है वो सरकार को अभी समय ठीक न लगता हो, पर जब भी सरकार को लगे समय ठीक है, सच जनता के साथ, विपक्ष के साथ, सबके साथ साझा करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम मसले पर चर्चा को गंभीर बनाने के लिए और मूलभूत बातों के साथ जोड़ने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी जो आज की प्रासंगिक पंक्तियां हैं वो मशहूर शायर राहत इंदौरी से
द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों को हम चीन को ही समर्पित करते हैं। राहत इंदौरी ने लिखा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी भी लबालब भरा नहीं हूं, वह मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वह कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नशीले तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूं। राहत इंदौरी ने जो ये कहा है, ये भारत की तरफ से चीन को संदेश है, वो गफलत में न रहे। भारत न डरा है, न भारत डरेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए, दादा प्रणाम।